हैं। अनअकैडमी ऑफलाइन बैच की जो शुरुआत हो रही है उसमें ये हमारा जो वीडियो है हम उन एजुकेटर्स के साथ अभी और परिचय आपका कराना चाहते हैं जो इस टीम का हिस्सा हैं। लेकिन साथ ही साथ पिछली बार जैसे कि हमारे जो वीडियो में रजनीश राज सर की जो बातचीत थी वो एक एकेडमिक पर्सपेक्टिव से हुई थी, लेकिन क्योंकि वो हिस्ट्री का क्लास लेंगे तो हम जानना चाहेंगे रजनीश राज सर से। आप सभी का परिचय मैं करा चुका हूं, पुनः याद दिला दूं कि हमारे अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर के एकेडमिक हेड और हिस्ट्री के कंप्लीट एजुकेटर, मतलब एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न सारे सेगमेंट सर कवर कराएंगे। तो सर मैं जानना चाहता हूं कि इस बैच में हिस्ट्री के लिए क्या हमारा स्ट्रेटजी रहेगा, किस तरीके से हम इस बार हिस्ट्री के लिए एक ऐसी रणनीति अपना रहे हैं जो 2024 के विद्यार्थियों को एक सही प्रकार से, एक बेहतर तरीके से इस विषय में कॉन्फिडेंस दिला देगी। सर धन्यवाद आपको मधुकर जी। बात यह है कि हिस्ट्री या कोई भी दूसरा सब्जेक्ट हो तो उसको पढ़ाने का अप्रोच तो हमारा एक ही जैसा होगा, जिसमें मैंने कहा था कि हमारा नोट्स जाएगा, फिर क्विज होगा, फिर PYQ होगा, फिर क्लास होगा, क्लास के बाद में फिर प्रैक्टिस पेपर होगा, मेंस के ख्याल से आंसर राइटिंग होगा, फिर घर के लिए प्रैक्टिस पेपर और आंसर राइटिंग का प्लान होगा। तो हिस्ट्री को भी हम इसी प्रोसेस के तहत ले चलेंगे। दूसरी बात यह है कि प्रीलिम्स में हिस्ट्री 14 क्वेश्चन से लेके 22 क्वेश्चन के बीच में घूमता रहता है। तो हम मानकर चले कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बच्चे को उस सब्जेक्ट के अंदर से पूछे जाने वाले मैक्सिमम नंबर ऑफ द क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही प्लान करना चाहिए। तो यह संभावना बनती है कि हिस्ट्री आपको प्रीलिम्स में 20% तक के क्वेश्चंस दे सकता है। एक खास बात यह भी है कि हिस्ट्री वो सब्जेक्ट है जो पढ़ने के वक्त में समय ज़्यादा लेता है, लेकिन यदि आपने पढ़ लिया है तो रिवीजन के वक्त में ये ज़्यादा समय नहीं लेगा, क्योंकि इसमें कुछ अपडेशन नहीं होता है। तीसरी बात यह होती है कि हिस्ट्री को ठीक से पढ़ लेने के बाद इस सब्जेक्ट से आप परफॉर्म ज़्यादा कर सकते हैं। यानी कि यदि 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपने यदि अच्छे से पढ़ाई किया है तो 14-15 क्वेश्चन तक तो पीटी में आप पक्का ही बना देंगे। मैं अपने क्लास मात्र के बदौलत, जिसमें कि मेरे साथ मेरा नोट्स और टेस्ट के क्वेश्चंस शामिल रहेंगे, इस बात के लिए इंश्योर कर सकता हूं कि यदि 20 क्वेश्चन पूछा गया तो 14-15 क्वेश्चंस तो आप कर ही लेंगे, इधर उधर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, NCERT की किताब मैं हर सब्जेक्ट के लिए बच्चे को पढ़ने के लिए ज़रूरी मानता हूँ। हर बच्चे को NCERT जरूर पढ़ना चाहिए। जहाँ तक मेंस की बात है तो मेंस में आप देखेंगे कि हिस्ट्री को 2 पार्ट्स में बांट के देखना चाहिए। एक तो पेपर 1 में हिस्ट्री का रोल है ही। एक दफ़ा तो हिस्ट्री से 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन कभी 8 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फिर उसी स्ट्रैटेजी पे काम करें कि स्टूडेंट को मैक्सिमम संभावना की उंगली पकड़ के चलना चाहिए। जैसे कि आप देखोगे कि कभी कभी आपको मिलेगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री से एक आध क्वेश्चन ही आ रहा है, तो कई दफ़ा बच्चे वर्ल्ड हिस्ट्री की उपेक्षा ही करने का सोचते हैं, लेकिन एक साल वर्ल्ड हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन भी आया है। तो हमारा यह कहना है कि स्टूडेंट को पढ़ने के वक्त में एक साधु की तरह सोचना चाहिए, व्यापारी की तरह नहीं। क्योंकि एक क्वेश्चन के ख्याल से आपने सब्जेक्ट की उपेक्षा कर दिया और 4 क्वेश्चन पूछ दिया तो उस साल आपका सिर्फ इसी गलती के कारण सिलेक्शन नहीं होगा। इसमें एक और पार्ट इंपॉर्टेंट है, वह है आर्ट एंड कल्चर का। आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा सेक्शन है मेंस के लिए कि जिसके लिए बच्चा सोचता है कि हम बस यूं ही पेंटिंग और म्यूजिक और आर्किटेक्चर पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन हो नहीं सकता है। यदि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको पता चले कि संगम काल के सोर्सेस के आधार पर उसके समाज और उसकी अर्थव्यवस्था पे क्वेश्चन पूछा गया। यह क्वेश्चन पूछा गया इंडस वैली के टाउन प्लानिंग के ऊपर। यह क्वेश्चन पूछा गया कि बुद्धिज्म के हिस्ट्री में पाल काल का महत्व क्या है। यह क्वेश्चन पूछा गया कि रॉक कट आर्किटेक्चर हिस्ट्री राइटिंग के सोर्स के रूप में कितना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि उस सेक्शन में क्वेश्चन काफी डीपर डिग्री पे पूछे जा रहे हैं और हिस्ट्री के इंटीग्रल पार्ट के तौर पे कल्चर को पूछा जा रहा है। तो ऐसे में प्रीलिम्स की पढ़ाई और मेंस की पढ़ाई को इंटीग्रेट करने की जरूरत होगी। प्रीलिम्स आपको फैक्ट दे देगा, मेंस में उसी के एडवांस लेवल की अंडरस्टैंडिंग और अप्लाइड लेवल के अध्ययन से आपका काम हो जाएगा। और इसके साथ यदि आप राइटिंग करते रहते हैं आंसर तो आपका काम हो जाता है। मैं इस बात के लिए फिर आश्वस्त करता हूं कि क्लास ही पर्याप्त होगा, लेकिन क्लास करने के वक्त बच्चों को सीखने और यूपीएससी के स्तर पे जाकर समझने के लिए अपने को मानसिक स्तर पर ट्रेन करने की जरूरत होती है। बच्चे ये जरूर समझ ले कि यूपीएससी में एक साल में 12-13 लाख, कभी कभी 14 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, उसके 50% के आसपास लोग अपियर होते हैं और फाइनली 1000 के आसपास लोगों का सिलेक्शन होता है। 0.2% सक्सेस रेट है। तो बच्चों को मैं ये कहूंगा कि उन्हें उस 0.2% के माइंडसेट को समझना पड़ेगा। जो बच्चे फेल कर रहे हैं और भीड़ की तरह फेल कर रहे हैं, उन बच्चों से अपने को अलग करना है तो सबसे पहले खुद की मेंटल ट्रेनिंग करने की जरूरत होगी। वो मेंटल ट्रेनिंग हम देंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे से बात नहीं बनेगी, ताली दोनों हाथ से बजती है।
मैं अपनी ओर से अपनी टीम की उम्मीद करूंगा कि आप अपना योगदान पूरे तौर पर देना। हम ये भरोसा दिलाते हैं कि हम आपके साथ परिश्रम करेंगे, आप हमारे साथ कीजिए। आप हमारे साथ परिश्रम करेंगे तो हम लोग आप पर आपसे ज्यादा परिश्रम करेंगे। तो ये अकेले हिस्ट्री की बात नहीं है, हर विषय के ऊपर यही बात लागू होती है। 2022 में अब हम बातचीत करने जा रहे हैं हमारे नए एजुकेटर्स जो हैं इस विषय में, खासकर जो बहुत बड़ा एक तरीके का कई बार बर्डन होता है, बहुत बड़ा बैरियर होता है। तो हमारे साथ अजय पवार सर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इस मंच पर। मैं चाहूंगा कि आप हमें ये जरूर सूचित करें कि इस ऑफलाइन बैच में करंट अफेयर के लिए क्या रणनीति आप अपना रहे हैं, ताकि हिंदी माध्यम का ये विद्यार्थी करंट अफेयर जैसे इस डायनामिक सब्जेक्ट में अपने आप को एक कंफर्ट जोन में पहुंचा सके। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू अनअकैडमी कि हम पहली बार यूपीएससी सीएससी हिंदी का बैच अपना लेकर के आ रहे हैं मुखर्जी नगर में। एक नई शुरुआत है, और जैसा कि रजनी सर ने आपको पिछले वीडियो में भी और अभी भी इन्फॉर्म किया, बताया, हमारी पूरी टीम से मिलवाया, तो आई गेस कि हम वो सारी चीज़ें, सारे फैक्टर काउंट कर रहे हैं जिससे कि एक स्टूडेंट को अपनी पहुंचने में मदद मिलेगी, चाहे वो सारे सब्जेक्ट्स हों या फिर उसकी अपनी पर्सनल ग्रोथ की बात हो। निश्चित। लेकिन एक चीज़ जो रहती है वो करंट अफेयर्स है। आजकल आप देखते हैं कि ऑनलाइन सोर्सेज में भी प्लस क्लासरूम प्रोग्राम में भी इतना एम्फेसिस होता है करंट अफेयर्स पर कि आप हर वीडियो देखना चाहते हैं, आप हर वो चीज़ देखना चाहते हैं, चाहे आपने एनालिसिस देखा है, फिर आप दूसरा वीडियो देखते हैं, तीसरा देखते हैं, 2, ढाई, 3, 4 घंटे आपके कब चले जाते हैं, फिर आप ऊपर से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसके एनालिसिस देखते हैं। तो ये एक जो अप्रोच है ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा समय लेती है एक एस्पिरेंट का। प्लस जब वो कोई चीज़ किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं समझ पाता तो उसके अंदर ये इनसिक्योरिटी आती है कि शायद मुझ में कोई कमी है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो हम करंट अफेयर्स को लेकर के, जैसा कि सर ने बताई दिया है अदर सब्जेक्ट्स की, तो हम करंट अफेयर की बात करें तो हमारा एम्फेसिस न्यूज़पेपर पर रहेगा, क्योंकि वो सोर्स है सारी चीज़ों का। अब जैसे पिछले सेशन में संजीव सर एक बात कह रहे थे कि हम जब ज्योग्राफी की बात करते हैं या एग्रीकल्चर की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन गया है, तो उसे हम एनवायरमेंट से भी जोड़ते हैं, उसे हम ज्योग्राफी से भी जोड़ते हैं, उसे हम इकोनॉमी से भी जोड़ते हैं। तो उसके जितने भी सारे एस्पेक्ट्स हैं ये निकलते कहां से? ये निकलते हैं आपके करंट अफेयर से, क्योंकि इंटरनेशनल स्तर पर हो सकता है कोई ऐसी घटना हो रही हो जो आपके एग्रीकल्चर के, मान लीजिए कि कोई युद्ध हो गया, आपके वहां से ऊर्जा के या फिर आप जो यूरिया खरीद रहे थे उसके इंपोर्ट्स प्रभावित हो गए, तो आपकी कृषि प्रभावित हो गई, उससे आपकी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो गई, उससे कोई जन आंदोलन हो गया, उससे आपकी सरकार गिर गई और सरकार ने नीतियां बदल दी, फिर आपकी अंतरराष्ट्रीय नीति बदल गई। तो ये जो पूरा लूप है ये चलता है आपकी किसी एक घटना से। तो करंट अफेयर्स आपको ये बताता है कि आपको किसी निर्वात में नहीं पढ़ना है ना, कि बस आप बैठ गए, आपने एक न्यूज पढ़ लिया और उसको वहीं खत्म कर दिया, दबा दिया। आपने एक होलिस्टिकली मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेकर के चलना है कि मैं इसके डॉट्स कैसे कनेक्ट करता हूं, प्लस उस पे जो विशेषज्ञ हैं वो क्या कह रहे हैं, और वही हमारा यूपीएससी का आंसर बनाती है, वही हमारी वो समझ विकसित करती है जो शायद एक ब्यूरोक्रेट में होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आपके पास सारी समस्याएं हैं, अब आपको उसे कैसे सॉल्व करना है ये प्रशासन आपसे डिमांड करता है। तो वो जो थॉट है, प्रोसेस है, वो हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे। हम न्यूज़पेपर से शुरुआत करें तो जितने भी हम एनालिसिस करते हैं, मेरे ख्याल से अगर हम करेंगे तो आपको वो जो एक गहरा था समुद्र है आजकल ऑनलाइन मीडियम में जो बना दिया गया है, जो आप भटकते रहते हैं, वहां आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुछ अगर पॉइंट्स रहते हैं आपको लगता है कि हाँ थोड़ी बहुत खामी रहती है या आपको और ज्यादा उस पर अम्यूलरेट करना है, तो वो आप निश्चित तौर पर कर सकते हैं। अदरवाइज हम एडिटोरियल एनालिसिस की बात करेंगे, आपके जो भी अवधारणात्मक सवाल होंगे, जीएस के जितने भी पेपर से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होंगे, कोशिश करेंगे कि हर एक बिंदु को क्लियर करते चलें, हर एक न्यूज को, उसके इंपैक्ट को, उसके समाधान को, और पॉलिसी इंप्लीकेशंस क्या होते हैं किसी भी टॉपिक के, उन पर हम बात करेंगे। मतलब हम स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर को कैसे कनेक्ट करें, इस पर हमारा